हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में एक खबर। आपको अगर याद होगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले करीब करीब 10-12 साल तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और वहीं से उनका चाइना के प्रति प्रेम पनपा था, देखा जाए तो। और एज ए मुख्यमंत्री उन्होंने चाइना के काफी चक्कर काटे थे और तब भी उनकी मुलाकात जो वहां के टॉप लीडर्स हैं उनसे होती रहती थी, जी पिंग वगैरह से भी। कितनी मुलाकातें हुई मुझे नहीं पता, लेकिन मुलाकातें हुई। वहीं से उनके मन में चाइना का प्रेम छलक आया। जब भारत में यूपीए की सरकार थी 2004 और 2014 में, खासतौर से एक्शन स्टार्ट होते 2007 और 8 से, जब चाइना की बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि हुआवी है, ZT है, जो टेलीकॉम इक्विपमेंट की कंपनी है, और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां हैं, उन्होंने भारत के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आवेदन किए थे, रिक्वेस्ट की थी। लेकिन उस टाइम भारत सरकार की जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने एक डिसीजन लिया था कि किसी भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट को सुरक्षा के आधार पर, खतरे के आधार पर अंदर नहीं आने देना है, उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देना है। यही हुआ। यानी कि 2008 से लेके 2014 के मिड तक, जब तक की एनडीए गवर्नमेंट आती है, मोदी सरकार आती है, यूपीए सरकार ने किसी भी चाइनीज कंपनी को इंडिया में नहीं आने दिया, किसी को इन्वेस्ट नहीं करने दिया। उसने कहा कि आप चाहो तो एक्सपोर्ट कर लो चीजें, लेकिन मैं आपको यहां इन्वेस्ट करने की परमिशन नहीं दूंगा। नंबर 2, मैं आपके किसी भी टेलीकॉम इक्विपमेंट्स को, जो कि टेलीफोन से रिलेटेड सारी चीजें हैं, चाहे उनकी वो टेलीफोन एक्सचेंजेस हों या उनसे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो चीजें हैं, वो नहीं आने दी। और चाइना उसके लिए तड़पता रहा। हालांकि बहुत सारी स्टेट्स और सेंटर के अंदर एक लॉबी ऐसी थी जो चाइनीज बेसिकली जो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड लॉबी थी उसको रिकमेंड करता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की जो सरकार थी और ब्यूरोक्रेसी उसको रिजेक्ट करती आई और एक भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ। इस चक्कर में क्या हुआ कि जो नोकिया जैसी कंपनी थी, बाकी जो बाहर की दूसरी वेस्टर्न कंपनीज थी, वो यहां पे उनका राज अच्छा चल रहा था। कहीं ना कहीं सावधानी बरती जा रही थी, क्योंकि नोकिया जैसी कंपनी भारत के किसी भी चीज की जासूसी नहीं कर रही थी। लेकिन फिर 2014 का मध्य आया और मोदी जी आए। पॉलिसी रिटर्न में कहीं नहीं आई, कोई बदलाव नहीं आया। प्रपोजल वही थे कि चाइनीज टेलीकॉम कंपनियों को, टेक्नोलॉजी कंपनियों को, जो आज आपको जोमेटो, ओयो, पेटीएम और जाने कितनी जगह पर नजर आती हैं, और इन्वेस्टमेंट जो होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अंदर, एनर्जी में, हर जगह पे, वो सब पेंडिंग पड़े थे। एक भी इंडिया अप्रूव नहीं करता था, कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम लगा के उसको रिजेक्ट कर देता था। एक हालात ऐसे बने कि जैसे ये इंडिया के अंदर आते हैं मोदी जी 2014 में, उस टाइम करीब करीब नोकिया बाहर जा रहा था भारत से। कई कारण थे उसके, एक्चुअली टेक्निकल रीजन भी थे और कुछ और कारण भी थे, उसके फाइनेंशियल रीजन भी थे। ये वो कारण थे जैसे कि जहां पे स्मार्टफोन्स इंडिया में एंटर कर रहे थे और नोकिया एडजस्ट नहीं कर पा रहा था उसके साथ में। एक संजोग बनता है, संजोग ये बनता है कि मोदी जी, जो कि 2014 से पहले बहुत सारे चीन के चक्कर काट चुके थे और कई बार मुलाकातें हुई थी, 2014 के मध्य से एक पॉलिसी में चेंज आता है। चेंज ड्रास्टिक है, अब रिटर्न में नहीं है, और इसकी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, कभी ना कभी एक एनालिसिस करने में पता लगेगा कि ये चेंजेस क्या थे। लेकिन उन चेंजेस से क्या हुआ कि इमीडिएटली धड़ल्ले से चाइना की कंपनियों ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, और उनकी जो FDI थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, चाहे रियल एस्टेट में हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म में हो, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, एनर्जी सेक्टर में हो, हाईवे मेकिंग में हो, कोई सेक्टर नहीं छूटा जहां उनको डायरेक्ट अप्रूवल नहीं मिल गया। दरअसल वो एक्चुअली इंडिया का शुभांकर यानी कि मस्कट भी बन गया। और उसके बाद भी मोदी जी ने बहुत चक्कर काटे चाइना के, या हमारे जी पिंग साहब भी हिंदुस्तान में आए और एक बार तो उनको झूले झुलाए गए साबरमती के तट पर अहमदाबाद में, बाद में महाबलीपुरम के अंदर भी उनको मंदिर दिखाए गए।
अब ये एक खास बात थी कि 2014 से पहले चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनीज को इंडिया में एंट्री नहीं थी, और 2014 के बाद जो उनको एंट्री मिली है और किसी ने रोका नहीं, आउटराइट दे स्टार्टेड कैप्चरिंग इंडिया। और यहां पे उन्होंने प्लांट्स लगाए, हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी के प्लांट्स लगाए, फैक्ट्रियां बनाई, मोबाइल की फैक्ट्रियां बनाई, एनर्जी सेक्टर के सारे बॉयलर्स और ट्रांसफार्मर्स और जाने क्या क्या उन्होंने बनाए, सोलर विंड एनर्जी की चीज़ें वहाँ से बननी शुरू हुई, और बाकी चाइना का खुदरा सामान इंडिया में धड़ल्ले से आना शुरू हुआ। उसके बाद मतलब एक ऐसा दौर आया है 6 साल का, 2014 से 2020 का मध्य तक 6 साल हो गए, कि इंडिया ने चाइना के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। अभी राइटिंग में कहीं नहीं है। चाइना को मालूम था कि बहुत सारी चीज़ों में जब मैं यहां पर पैसे लगाऊंगा, मनी लगाऊंगा तो लॉस होगा, लेकिन उसका पर्पस दूसरा था, क्योंकि उसने अपना पॉलिसी सुन त्जू के बेस पे आर्ट ऑफ वॉर के चक्कर में चेंज किया था 2014 के आसपास, और शंघाई कैपिटल, अली बाबा, उसके बाद शंघाई का जो दूसरे कॉरपोरेशंस हैं, साथ में आपके टेंसेंट हो गया, अब बहुत सारी कंपनियां जो टेक्नोलॉजी बेस्ड थी, फाइनेंशियल ये एक सेटअप लेके आ रही थी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लेके आ रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लेटफॉर्म्स और फैक्ट्रियां लेके आ रही थी, वो सब यहाँ पर आई। देखते देखते परिदृश्य बदल गया और भारत के अंदर हर चीज़ चाइनीज हो गई, भारत चाइनामय हो गया। ये भारत शो करता था कि ये हमारी सक्सेस है, एफडीआई की सक्सेस है, इन्वेस्टमेंट है, और बड़े शान से हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स भी आके, केंद्र के मंत्री भी, कि देखिए जब 2014 में 20 फैक्ट्रियां थी मोबाइल की, अभी 200 फैक्ट्रियां हैं। ये दिखाया जाता है दुनिया को कि इंडिया ने कितनी प्रोग्रेस की है। लेकिन अब ये वर्ड्स यूज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 80% फैक्ट्रियां, 90% तो चाइनीज की हैं। अब चूंकि चाइनीज चक्कर चल रहा है, तो अब ये बात नहीं कही जा रही है। ये सारी बातें जो थी ना, ये सारी बातें 2014-2020 में हुई, और उसकी परिणति जैसे कि 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई, पंचशील का, नेहरू जी का 54 लाई से बड़ा प्रेम, लेकिन अल्टीमेटली फिर हमको अपना जमीन गंवानी पड़ी, वॉर के अंदर हमारे हजारों सैनिक मारे गए। ये एक हकीकत है। ये बहुत बार भाजपा के हमारे कई मित्र आके टीवी में बात करते हैं कि ये हमने 1 इंच जमीन नहीं दी, लेकिन बहादुरी इसमें नहीं है कि आपने 1 इंच जमीन नहीं दी। बहादुरी इसमें है कि क्या 12 साल के शासन के बाद, पिछले 22 सालों में, 22 ईयर्स में, या हम ये कह लें कि पिछले 24-25 साल में आधे साल बीजेपी ने रूल किया। पहले अटल बिहारी जी ने 6-6.5 साल रूल किया, अभी 6 साल से ज्यादा इनके हो गए हैं, मोदी जी के। तो 50% तो आप थे। क्या आप 1 इंच जमीन वापस ले पाए? चलिए चाइना का अक्साई चीन छोड़िए, क्या आप पीओके जो पाकिस्तान के साथ है वहां से एक जमीन वापस ले आए 1 इंच? नहीं। तो आप कोर्ट क्या करते रहे कि हमने जमीनें गवा दी। पर अगर आप बहुत बहादुर हो, बहुत ब्रेव हो, बहुत करेजियस हो, तो गलतियां तो हो गई। इतिहास के अंदर देश टूटते हैं, देश फूटते हैं, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज री ड्रॉ होती हैं, एरियाज हारे जाते हैं, जीते जाते हैं, सब कुछ होता है। पर क्या आपने कोई कोशिश की कि हिंदुस्तान के अंदर कहीं ना कहीं 1-2 इंच जमीन वापस ले ली जाए? तो उसका आंसर है 0। अब भारत को सीखने की जरूरत है कि ईयू से और अमेरिका से, इनकी आपस में, यूरोपियन यूनियन की और अमेरिका की काफ़ी टसल चल रही है इस टाइम चाइना के साथ में, कोरोना के हवाले से ही। पर उन्होंने ट्रेड बंद नहीं किया साहब, सामान चाइना से लगातार आ रहा है, और चाइना कोरोना से रिकवर भी हो गया, भले पार्टली हुआ, लेकिन शो तो कर रहा है कि रिकवर हो गया। अल्टीमेटली हमने बंदिशें लगाने शुरू कर दी, लगाते चले गए, और अब कहते हैं कि चाइना के एक्सपोर्ट्स रोक देंगे, इंपोर्ट्स रोक देंगे। हमने यहाँ पे उनके इंपोर्ट्स रोके तो चाइना ने हमारे एक्सपोर्ट्स हांगकांग में रोक दिए, और उन्होंने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया। ये सब आगे अभी अगर ये आप गुड्स को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को अगर रोकता शुरू कर देंगे, तो लॉस उसमें हमारा इंडिया का है। नितिन गडकरी का आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू आया हुआ, सब पेपर्स में है,
और उन्होंने साफ कहा है कि अगर हम वो सारा गुड्स जिसका हमने पेमेंट किया हुआ है वो इंडियन पोर्ट्स पे आया हुआ है चाइना से, अगर उसको हम क्लियर नहीं करते हैं तो चाइना का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान हमारा है। आज आप देख लीजिए हर चीज़ इंडिया के अंदर, मोबाइल फोन्स हो, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से बनी जो चीज़ें इंडिया में आती थी सारी 10 से 20% कॉस्टली हो गई हैं, मिल भी नहीं रही है। ये कमाल की बात हो गई है। इसका मतलब है कि अगर इंडिया चाइना के इंपोर्ट को रोकता है तो फिर कहीं ना कहीं आप एक बात को तैयार हो जाइए। तैयारी किस बात की? महंगाई की। ये महंगाई का दानव सिर चढ़ के बोलेगा। एक तो पेट्रोल 10 रुपये महंगा कर दिया आपने, 11 रुपये, और आज फिर बढ़ा दिया एक दिन का छोड़ के। तो एक मिशन तो पहले कंप्लीट हो गया, अब दूसरा मिशन स्टार्ट हो गया कि पेट्रोल को 90 रुपये से ऊपर लेके जाना है, 95, 100 तक लेके जाना है। ये बीजेपी का हैंडल है। अभी इंडिया के सामने समस्या ये है कि चाइनीज इनोवेशन इतना बड़ा है, उसकी फैक्ट्रीज इतनी बड़ी हैं, उसका स्केल इतना बड़ा है कि अब यूरोप के भी देश और अमेरिका भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें सब नई नहीं मिलती हैं। और चाइना ने इंडिया के अंदर माइंड में इतना कंफ्यूजन पैदा कर रखा है कि इंडिया समझ नहीं पा रहा है क्या करूं। अभी इसी हफ्ते रेडमी ने अनाउंस किया है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है चाइना की, प्रोडक्शन कंपनी यहाँ पे इंडिया में, कि हम 7,500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। अब एक तरफ से इंडिया में नौकरियां जा रही हैं, कोई नौकरी नहीं दे रहा है। एक तरफ तुम्हारी जो आर्मीज हैं बॉर्डर पे खड़ी हैं, वॉर सिचुएशन है, ऊपर से वो कहते हैं चाइनीज कि हम 7,500 लोगों को नौकरियां देंगे। ये एक अजीब सा पैराडॉक्स पैदा हो रहा है। वही सुन त्सू की थ्योरी आर्ट ऑफ वॉर की, कि इतने अदृश्य हो जाओ कि दुश्मन तुम्हें देख ना सके, और अगर तुम दुश्मन के सामने आके खड़े हो जाओ इतने रहस्यमय होने के बाद तो वो तुमको पहचान ना सके कि तुम दुश्मन हो। एक तरफ तो सेनाएं बाहर खड़ी हुई हैं, आपके 20 सैनिक मार देता है, उधर से कहता है मैं आपके 7,500 लोगों को नौकरी दूंगा अगले 3 महीने के अंदर या 6 महीने में। ये एक पैराडॉक्स है, ये विरोधाभास है जिसको समझने की जरूरत है। ये चुनौतियां हैं और ये खाद्य चैलेंजेस भी हैं, और कहीं ना कहीं भारत इस भंवर जाल से निकलता नजर नहीं आ रहा है। भारत कितना चाइना के इस खास तौर से जो सो कॉल्ड ट्रैप है उसमें से कितना दूर चल पाएगा, वहां तक कितनी दूरी आप तय कर पाओगे। अगर आपने सोच लिया कि मैंने सारा सामान लाना बंद कर देना है और तुम सोचते हो कि चाइना फेल हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से चाइना इज टू बिग टू फेल। जिसकी इकॉनमी $15 ट्रिलियन की हो, जिसका $3.25 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट हो, $3.25 ट्रिलियन जितना उसका एक्सपोर्ट है, उतनी तो हमारी इकॉनमी भी नहीं है टोटल मिला के जीडीपी में, वो भी 2.7 से नीचे है इसका। तो आप बताइए कि हम साइज एंड स्केल में नहीं ना उनके सामने। आपका रिजॉल्व बहुत अच्छा है, आपकी हिम्मत बहुत अच्छी, मानता हूं हिंदुस्तानियों की हिम्मत बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। इसलिए लोग हिंदुस्तान नहीं आते, बांग्लादेश चले जाते हैं, वियतनाम चले जाते हैं, ताइवान, कोरिया वहां चले जाते हैं, कंबोडिया, थाईलैंड चले जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, हमारे यहां कोई नहीं आता। ये हालात तो यहां पर चल रहे हैं। तो चाइना इज टू बिग टू फेल, तो हमारे एक्शन से कि हम उसका माल रोक देंगे चाइना का नुकसान हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि चाइना इस आउट ऑफ वॉर में किसी और रूट से आपके पास आ जाएगा। चाहे वो हांगकांग का रूट हो, और अगर आपने हांगकांग का रूट भी बंद कर दिया तो मैं आपको बताऊं चाइना की बहुत सारी कंपनियां सिंगापुर में रजिस्टर्ड हैं, मॉरिशस में रजिस्टर्ड हैं। 3 मेजर उनकी सारी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं सिंगापुर में और ख़ासतौर से मॉरिशस में हैं। और अगर आपके पास सपोज करो चाइना ने अपनी फैक्ट्रीज का माल, एक फैक्टर निकल के आ रहा है, असलियत मैं बता रहा हूं आपको कि चाइनीज गुड्स विल लीव चाइनीज शोर, दे विल गो टू वियतनाम, वियतनाम में जाके उसके ऊपर मेड इन वियतनाम या असेंबल्ड इन वियतनाम का ठप्पा लगेगा और गुड्स आपके पास आ जाएंगे। तब आप क्या करेंगे? एक दूसरा रूट भी आ रहा है जो एफटीए का रूट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, जो थाईलैंड वगैरह के साथ में और कुछ और कंट्रीज के साथ में है, जहां पे गुड्स वहां से चल के थाईलैंड जाते हैं चाइना से बन के पूरे, और वहां पे थाईलैंड में कुछ नहीं होता, सिर्फ उनके ऊपर मेड इन थाईलैंड का एक स्टिकर लगाया जाता है। एक्चुअली वो स्टिकर भी लगा हुआ है, मैं बताऊं चाइना से बन के आया है ऑलरेडी वहां पे कि मेड इन थाईलैंड का स्टिकर लगा है, और वहां से वो माल सीधा इंडिया में आता है। तो अभी जो चाइना से आपका इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर जो ड्यूटी आ रही है, सपोज करो कि एग्जाम्पल के लिए 10% है,
जब आप थाईलैंड रूट से लाएंगे तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो चाइना ने ऑलरेडी वो प्लान कर लिया है, मैं आपको बताऊं, जिसकी एक और रिपोर्ट भी मैं पेश करूंगा कि कैसे मुझे कैमोफ्लैज करना है, कैसे घुमाना है इसको। तब आप क्या करोगे? तब क्या थाईलैंड से इंपोर्ट रोक दोगे या वियतनाम से इंपोर्ट रोक दोगे? ये सुन त्जू की आर्ट ऑफ वॉर की थ्योरी है, जिसको चाइना प्रैक्टिस कर रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। यही चुनौती है, यही चैलेंज है, यही चाइना की जीत है, और हम सिर्फ बेबस होकर देख रहे हैं कि क्या करें। क्योंकि यहां से एक खिड़की बंद कर देते हैं चाइना की, तो चाइना वहां से दूसरी खिड़की खोल लेता है। हम सारी खिड़कियां तो बंद कर नहीं सकते, यही दिक्कत है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।